नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा बाकी के सभी प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के सारे प्रैक्टिस सेट को कर लिया है तथा इस रुक्मणी के भी कई सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तथा साथ ही ध्यान रखिएगा आज ये जो 1 अगस्त है तथा आज के बाद संपूर्ण आपके पास टोटल अभी 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो जिसमें आपको मात्र यही करना है, प्रैक्टिस देना है और आपके जो अपने नोट्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस टेस्ट सीरीज के जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 41 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा इस जो प्रैक्टिस सेट है सभी प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए आज का ये जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर हम लोग देखते हैं। यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, इनको आपको सही कालक्रम में रखना है। तो देखिए जब भी बात करेगा चंपारण का, आपको पता होगा ये 1917 का आंदोलन है तथा भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में शुरू हुआ था तथा दांडी मार्च याद रखिएगा ये 1930 में शुरू हुआ था। तो अगर देखा जाए इनका जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले चंपारण यानी ऑप्शन नंबर ए, चंपारण के बाद आप देखिएगा असहयोग आंदोलन 1920, उसके बाद दांडी मार्च 1930 तथा लास्ट में आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 42। यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मत ऐक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1916 से 1922 है, क्योंकि 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपके मजूमदार जी ने जब अध्यक्षता की थी तो कहा जाता है कि नरम दल गरम दल एक हो गया था तथा मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एकता बढ़ी थी। तो ये 1916 से 1922 का समय है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 नंबर है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। स्मारक संरक्षण एक्ट आपसे पूछ रहा है। ये जो एक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो बंगाल का विभाजन कर्जन ने ही किया था, जो कि 20 जुलाई की डेट आपको याद होगी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की तथा 16 अक्टूबर को उसने लागू कर दिया था, जिसके उपलक्ष्य में रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं। तथा ऑप्शन में एक देखिएगा लॉर्ड लिथिगो के बारे में आपको पता होगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय में हुआ था। तथा मिंटो के बारे में आप हार्डिंग के बारे में ये दोनों आप जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यह है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कैसे। तो जो ये अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ये आपका था कि कुशासित राज्य की घोषणा करके, कुशासित राज्य की घोषणा करके। आपको पता होगा ये डलहौजी के बारे में, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेक्स यानी बेबगत के सिद्धांत के तहत राज्यों को हड़पता था, तो ये उसी के तहत किया गया। आइए 45 नंबर देखिएगा। ये कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें जो पक्ष में था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कैबिनेट मिशन योजना में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पूर्णतः पक्ष में। बात करें कैबिनेट मिशन ये आया था 1946 में, इसी के तहत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ये एक तरीके से स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और इसमें पूछता आपकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो पैंथिक लॉरेंस, आप नाम याद रखिएगा। पैंथिक लॉरेंस इसकी जो है अध्यक्ष था तथा इसमें 3 लोग आए थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। सर क्रिप्स के बारे में पता होगा तो 1942 में भी इन्हीं का क्रिप्स मिशन आया था, वो इन्हीं के नाम से था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। यह है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ये जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा गर्त आपका चैलेंजर गर्त है। बात करें इसकी तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आइए 47 नंबर है कि सागर तल पर वायुदाब होता है कितना। ये जो वायुदाब है वो 1013.25 मिलीबार का होता है, 1013.25 आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। तो मृदा के विस्तार का जो सही अवरोही क्रम वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर आपका लैटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को पता होगा गंगेटिक यानी गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में आपको पता होगा पूछता है कि किसकी अधिकता या किसकी कमी है। तो जब भी आपसे लाल मिट्टी के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान होगा कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सभी की जो है कमी पाई जाती है। अब काली मिट्टी को आपको पता होगा इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 49 नंबर है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ समानता क्या होता है।
अब जब गहराई में जाएंगे तो आप वो घटता जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मान लीजिए ये जल है तो वो ऊपर से आएगा तो जितना ज़्यादा नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा, तो नीचे का पानी आपका ऐसे समझिए कि वो ठंडा रहेगा, यानी तापमान उसका घटेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य क्या है। तो आपको बताना है शैल शब्द से क्या तात्पर्य है। इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि शैल शब्द का जो तात्पर्य होता है वो भूपटल यानी समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, यही शैल शब्द का तात्पर्य, यानी समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है उसी को शैल कहते हैं। चलिए आए 51 नंबर देखिएगा, यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको 8 मार्च पता होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तथा जब भी आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो आप 13 फरवरी की डेट याद रखिएगा। सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के दिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 है कि 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये पोर्टर पुरस्कार जो है ये कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जो है दिया गया था, पोर्टर पुरस्कार। आप इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 53 नंबर है कि भारत के पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है। तो INS विक्रांत ये पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम है। चलिए 54 नंबर है कि राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है। तो इस पहल का जो नाम है वो आपका है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी राज्यों के बीच एकता बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल शुरू की गई। 55 नंबर की 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बात करें इस हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी, तथा इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर पूछता है तो आप राजकुमार राव का नाम याद रखिएगा, राजकुमार राव। तथा सर्वश्रेष्ठ जब आपसे एक्ट्रेस पूछेगा तो वो गंगूबाई काठियावाड़ी की ही ध्यान दीजिएगा, आलिया भट्ट को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था और इसे मान लिया गया था। 57 नंबर देखिए कि 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। अब देखिए यहीं पर अगर इस चारों ऑप्शन में आप देखिए कौन कौन सा नाम है, सैयद नजम साहब, मोहम्मद अब्दुल हमीद, फरीद मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद साहबुद्दीन। तो ध्यान दीजिए कि जो मोहम्मद साहबुद्दीन है ये राष्ट्रपति जो है बांग्लादेश के चुने गए हैं। और ध्यान दीजिएगा शेख हसीना जुल्फों वाली, जिसको आप जानते होंगे कि शेख हसीना जी को, तो वो वहाँ की प्रधानमंत्री है न कि राष्ट्रपति। अगर इन ऑप्शन में किसी में होता तो आप हड़बड़ाहट में शेख हसीना को लगाते, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये राष्ट्रपति पूछ रहा जो कि मोहम्मद साहबुद्दीन है। चलिए आए 58 नंबर देखिएगा, यह है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जो हुआ है उसका विषय क्या है। ये प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय आपसे पूछ रहा है, तो उसका विषय था कि समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन, यही इसका जो है विषय था। चलिए 59 नंबर देखिएगा, यह है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ इसका उद्भव हुआ, तो इसका उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। 60 नंबर है कि वह हड़प्पा-कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है तथा किस नदी तट पर यह स्थित है। आपका लोथल पूछ रहा है कि ये किस नदी तट पर स्थित है, सीधी सी बात। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका भोगवा नदी याद रखिएगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थित है, जिसके लोथल को नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करें लोथल, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा लोथल की खोज पूछता है किसने की थी, तो रंगनाथ राव का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है लोथल का उत्खनन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैंथिक लॉरेंस थे, तथा ये अध्यक्ष भी थे। तो इसमें जो जॉन साइमन है ये जो है इनके जो है सदस्य नहीं थे। आइए अगला है कि आगरा शहर की स्थापना की गई थी। एक पूछता है आगरा शहर और एक पूछता है जौनपुर। तो जब भी आपसे आगरा शहर पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा आगरा शहर में आप जौनपुर मत मिक्स करिए, क्योंकि आगरा शहर का सिकंदर लोदी ने किया था। तथा जब भी आपसे जौनपुर पूछे तो आप फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखिएगा। ये आगरा यानी सिकंदर लोदी। 63 नंबर देखिए, ये है कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो जुड़ा हुआ है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। जब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, उस समय उन्होंने कहा था या तो हम आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में
दिवंगत हो जाएंगे। तथा ध्यान दीजिएगा 1942 में ही 0 आवर के तहत गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था तथा करो या मरो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। चलिए आइए 64 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। बात करेंगे जब भगत सिंह के स्मारक की तो आप फिरोजपुर याद रखिएगा, फिरोजपुर में भगत सिंह का जो है स्मारक है। 65 नंबर है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपको पता होगा इसके सभापति वसुमित्र को बनाए गए थे, वसुमित्र। आइए बौद्ध संगीतियों के बारे में आपसे बात करें तो जब भी इसका स्थान पूछेगा तो आप रवि और पीके वाली ट्रिक याद रखिएगा। इससे है कि मतलब पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर में। तथा जब भी इसमें शासक की बात पूछेगा तो आप एके का नाम याद रखिएगा, एके अर्थात आप अजातशत्रु पहले में थे, कालाशोक दूसरे में थे, तथा तीसरे में अशोक थे, तथा चौथे में आप बताइए कौन से, कनिष्क थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। यह है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। पूछ रहा किसने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो वो आपके बीपी वाडिया जी थे। बीपी वाडिया जी ने इस संघ की स्थापना की थी। 67 है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म सूक्ष्म पवन कहलाती है। इस सहारा में प्रवाहित यानी जो गर्म सूक्ष्म पवन है ये फॉन मिस्टर चिनूक कोई नहीं है। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें उसे कहा क्या जाता है, तो उसे सिराको कहा जाता है, आप याद रखिएगा सिराको। सहारा में प्रवाहित यानी जो गर्म शुष्क पवन है उसे सिराको कहा जाता है। चलिए 68 नंबर देखिएगा। ये कह रहा है कि बिहार के मानचित्र में चित्रित नदी प्रणाली वन किस नदी को सूचित करता है। आपको पता होगा इधर से जो है ढलान से आते हुए ऐसे ही जो 1 नंबर नदी है ये गंगा नदी की बात कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये किसकी बात कर रहा है, ये गंगा नदी की बात कर रहा है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं। 69 है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध के लिए आप भाभी वाली ट्रिक याद रखिएगा। टिहरी बांध भाभी यानी आपका भागीरथी और भिलांखना, भागीरथी और भिलांखना नाथ पे ये जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में बनाया गया है। तथा सबसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा में आप टिहरी बांध ही याद रखिएगा। और जब भी आपसे गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध पूछे यानी गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध तब आप भांखड़ा नांगल का नाम याद रखेंगे। यानी आपसे ऊंचा पूछे तो टिहरी, गुरुत्वीय ऊंचा पूछे तो आप भांखड़ा नांगल का नाम बताइएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है। आपसे रूपांतरित चट्टान पूछ रहा था। यह है कि इनमें से एक से अधिक यानी आपका संगमरमर हो, शिस्ट हो, क्वार्टजाइट हो, ये तीनों आपका रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। चलिए आइए देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न जो वायुदाब केंद्र होता है वो आपका चक्रवात कहलाता है। तथा जब केंद्र में उच्च वायुदाब हो जाता है तो उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। यह है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो जो लोकसभा का सचिवालय है वो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। आइए 73 नंबर यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अनुच्छेद 78 बी के तहत राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण की प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। SC ST के आरक्षण का प्रावधान आपसे पूछ रहा है कि पंचायत में वो किस अनुच्छेद से है। तो आप 243 घ याद रखिएगा। क ख ग के बाद जो घ आता है चौथे नंबर पर उसको आप याद रखिए। आइए 75 नंबर ये है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो आपकी 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है। आइए हम अनुसूचियों को बहुत ही जल्द तरीके में थोड़े ट्रिक की तरह से जो है बहुत जल्दी से याद करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा जो पहली अनुसूची थी वो आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जब भी आपसे दूसरी अनुसूची पूछे तो आप वेतन याद रखिएगा। 2 जून की रोटी के लिए हमको वेतन कमाना चाहिए, तो ये दूसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में आप शपथ याद रखिएगा। 3 अक्षर का शपथ होता है तथा शपथ को जब आप ऐसे लिखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। चौथे नंबर पर आप सीट से याद रखिएगा। 4 अक्षर का ये जो सीट है ये देखिए सीट में 4 अक्षर है तथा राज्यसभा में सीटों की बात जो है आपके अनुसूची 4 में कही गई है। अब 5 में देखिए आपका SC और ST का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण। तो आप यस को देखिए 5 जैसे बनाए तो आप अनुसूची 5 ऐसे याद रखिए। तथा अनुसूची 6 में आप याद रखिएगा कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात कही गई है।
आइए अनुसूची 7 के बारे में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा, जो हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहते हैं, वो 7 में, यानी 7 में शक्ति से याद रखिएगा कि शक्तियों का बंटवारा। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की। तो अनुसूची 8 में जब आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे लैंग्वेज में जो जितने भी आपके लेटर हैं वो 8 लेटर आते हैं, यानी अनुसूची 8 में लैंग्वेज, और लैंग्वेज को कहते हैं भाषा, यानी भाषाओं की बात अनुसूची 8 में की गई है। अब बात करते हैं अनुसूची 9 की। तो अनुसूची मैंने कहा था आपसे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 उसमें जोड़ी गई। तो जब 9वीं जोड़ी गई थी वो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। आइए जब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची आप दल बदल से याद रखिएगा, जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब 2 अनुसूचियाँ और बची, आप ध्यान दीजिएगा, एक 11 और एक 12। तो 11 में आप याद रखिएगा तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तथा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, जो कि आपका ये भी आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सभी अनुसूचियाँ थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 76 देखते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो अनुच्छेद 356 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है सुरक्षा कपाट कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। आपको पता होगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसे हेरोल्ड डोमर मॉडल पर स्थापित किया गया था, तथा मानसून की जो अनुकूलता थी, मानसून इतना अच्छा हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि यानी कृषि पर आधारित थी, मानसून की वजह से बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ था। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो आपको पता होगा वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तथा राजभीरू दुबे 3 इस्पात संयंत्र जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही खोले गए थे। आइए 78 नंबर देखिएगा। ये है कि वास्तविक आय या फिर जनसंख्या किसके बराबर होगी। ये जो वास्तविक आय या फिर जनसंख्या है वो आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के बराबर होगी। चलिए 79 नंबर है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। तो आपको याद होगा SDR मुद्रा, जो IMF की मुद्रा के नाम से जानी जाती है, उसे कृत्रिम मुद्रा के रूप में हम लोग बोलते हैं, यानी कृत्रिम मुद्रा उसे समझी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। 80 नंबर ये है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। आइए कुछ दिवस की हम बात करें। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आप 22 या फिर 21 मार्च का याद, 21 मार्च को हम लोग वानिकी दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, तथा 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसके बाद मार्च के बाद आप अप्रैल में आइए, तो अप्रैल में आप 22 अप्रैल याद रखिए, जिस दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तथा इसके बाद आप अगर आएंगे तो वो 22 मई यानी याद रखिएगा, जिस दिन हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तथा जैव विविधता के बाद आता है 5 जून, तो आप याद रखिए 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 8 जून को हम लोग महासागरीय दिवस मनाते हैं, तथा 21 जून को हम लोग योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं। 81 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुई थी। जब बात करिए पारित कब हुई थी, तो ये आपका 2005 में पारित हुई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। 2005 में इसे पारित किया गया था, तथा 2009 में केंद्र सरकार ने इसे नरेगा का नाम बदल कर जो है कर दिया, मनरेगा कर दिया था, यानी नरेगा पहले इसे जाना जाता था, 2009 में जो है मनरेगा इसे कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। यह कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था, तांबे का। आइए 83 नंबर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। ये आपका सुंडालैंड, पश्चिमी घाट या वलासिया। तो बात करें वलासिया का, ये आपके भारत में मौजूद नहीं है। अब बात करें भारत में चार जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, या 4 आप हॉटस्पॉट स्थल कहिए या फिर जैव विविधता स्थल कहिए, तो जिसमें आपका पहले नंबर पर आप हिमालय क्षेत्र याद रखिए, दूसरे नंबर पर पश्चिमी घाट, तीसरे नंबर पर आपका इंडो वर्मा, तथा चौथे नंबर पर सुंडालैंड जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 जो है भारत में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन है कि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, योगा दिवस के बारे में आपसे बताया कि 21 जून को जो है योगा दिवस मनाया जाता है, तथा 1 मई का ये डेट याद रखिएगा। इसका आंसर तो 21 मई, 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए कुछ मुख्य की अगर बात करें तो आपको पता होगा पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग बात कर चुके हैं, तथा संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, तथा सिविल सेवा दिवस एक एग्जाम में पूछा जाता है, सिविल सेवा दिवस जो है वो आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है, आप ध्यान दीजिएगा। वैष्णो देवी आपका जम्मू कश्मीर में है, आपका श्री अयप्पा मंदिर सबरीमाला केरल में है, तथा आपसे कोणार्क मंदिर एग्जाम में पूछता है। ये जो आपका कोणार्क मंदिर है वो सूर्य देव को समर्पित है, तथा जिसके जो निर्माण था वो गंग वंश के जो है महान राजा नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह फर्स्ट ने उड़ीसा के पुरी में स्थापित किया था, ध्यान सुनिएगा। हम बात करें कोणार्क मंदिर का, जो सूर्य देव को समर्पित है, यानी इसका निर्माण गंग वंश के राजा महान राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, तथा ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 86 नंबर। 86 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऋतुराज चौधरी जी ने गूगल में एक कमी खोज दी थी, तो इसी के कारण इन्हें जो है गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड इनको दिया, तथा ये बिहार के भी हैं, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। ऋतुराज अवस्थी, क्या नाम आप रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी। ये बेगूसराय के एक छात्र हैं, बिहार के बेगूसराय के छात्र हैं। आइए 87 नंबर है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। जब भी आपसे प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो ध्यान से आप देखिएगा, अध्यक्ष आप नहीं लगाएंगे। उपाध्यक्ष पूछे तो श्री अब्दुल बारी का नाम आप याद रखिएगा, तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे अध्यक्ष पूछे तो आप राम दयालु सिंह का नाम याद रखिए। राम दयालु सिंह ये प्रथम अध्यक्ष थे। तथा प्रथम जब आपसे राज्यपाल पूछे, राज्यपाल और अध्यक्ष का नाम मिलता जुलता है, जो राज्यपाल थे वो आपका जयराम दास, ध्यान दीजिएगा, जयराम दास। राज्यपाल में जयराम दास याद रखिएगा, पूरा नाम उनका दौलत राम भी है, जयराम दास दौलत राम। और आपसे अध्यक्ष पूछे तो राम दयालु सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। ये है कि बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं। तो बिहार विधानमंडल के जो है आपके 3 अंग हैं। बात करें कौन कौन सी, तो आपको पता होगा विधानसभा, विधान परिषद तथा आपका राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यही 3 अंग हैं बिहार में। 89 नंबर देखिए, करा निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, चोंगली हो, बिहू हो, नट पूजा, ये तीनों जो है असम से संबंधित, यानी इसका आंसर होगा 1 से अधिक। आइए बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो आपसे जब से कृत्रिम झील पूछेगा तब याद रखिएगा आपका ये, आप क्या कहते हैं कृत्रिम झील के बारे में, तो ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत पंत सागर झील है, ये आपका कृत्रिम झील है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपसे लोनार पूछा जाता है कि लोनार जो झील है वो कहाँ है। तो वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, खारे पानी का एक झील है। और आपसे अगला पूछता है कि लोकटक झील के बारे में, तो आपको पता होगा लोकटक झील मणिपुर में है, तथा इसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की झील होने का भी खिताब दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। यह कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो जो तत्वों का दूसरा समूह होता है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ये 92 नंबर है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े जो है किसके कारण हवा से भर जाते हैं। ये फेफड़ों की स्फीति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, फेफड़े की स्फीति के कारण फेफड़े हवा से भर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। ये कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है वो क्या कहलाता है। जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर, यानी आपसे ये ऐसे वाला पूछ रहा है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई, तो आपको पता होगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आइए 94 है कि परमाणु को किसने खोजा। जब भी आपसे परमाणु को खोजने की बात कहेगी, खोजा और एक होता है आपका परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल आपने डाल्टन ने दिया था, लेकिन ये कह रहा है कि परमाणु को खोजा किसने। तो जब भी आप खोजे तो आप एक नाम याद रखिएगा, डेमोक्रिटस। क्या याद रखेंगे, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने परमाणु को खोजा था, और परमाणु मॉडल जो है वो आपका डाल्टन ने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी ऑप्शन में डेमोक्रिटस नहीं है। आइए 95 नंबर देखिएगा। ये है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की आपको पहचान करना है। ये जो गलत कथन है आपका ये बी है कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये गलत है, बाकी सभी कथन सही है। तो आप पढ़ लीजिएगा ये बाकी तीनों कथन। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है। वाष्पीकरण के बारे में आपको सत्य बताना है। तो यह एक सतही परिघटना जो है होती है। वाष्पीकरण कैसी घटना है, एक सतही परिघटना है, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल गर्मियों में घटित होती, गलत बात है। ये ठोस तरल पदार्थों में और भी चीज़ें जिसमें वाष्पीकरण होती हैं, यानी ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आइए 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपको बताना है, तो ये जो तेल और पानी ये अलग अलग कीपों और फनल द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, बाकी को नहीं किया जा सकता। 98 नंबर देखिएगा, ये है कि निम्न में कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ये आप देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी ये आपका टेफ्लॉन बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड बात करें, पॉलीस्टीरीन, ये तीनों जो है आपका पॉलीमर हैं। पूछ रहा कौन नहीं है, जब सभी पॉलीमर हैं तो इसमें यही आंसर होगा ना कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 99 नंबर देखिएगा, 99 कह रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपको पता होगा प्रश्वसन और निश्वासन। ध्यान से देखिएगा, प्रश्वसन और निश्वासन, सांस लेने में यही प्रक्रिया शामिल होती है, इसी के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। आइए 100 नंबर देखिएगा, आज ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रतिबिंब पूछ रहा है ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से जो है कि बहुतों द्वारा जो हम लोग आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब जो है निर्मित कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर बात करें उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ध्यान से सुनिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये एक दूसरे से समान होते हैं, तथा आप अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों समान होते हैं, तो आप इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो मेज पर बैठे हुए, छत पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस इंसान के पास होगी जो छत पर बैठा हुआ होगा। इसका सही आंसर है जो छत पर बैठा होगा उसका। 102 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है। कौन सा शरीर जो है कोशिकाओं की दो परतों से बना है, आपको बताना है। ये आपका हाइड्रा का जो शरीर होता है वो दो कोशिकाओं की परत से बना होता है। चलिए 103 देखिए कह रहा है एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो इन तीनों ऑप्शन में आप देख के बताइएगा कि कौन सा सत्य होने की इसमें प्रबल जिसकी संभावना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों अवतल होंगे, क्योंकि अवतल में ही आपका -20, लेंस में प्रत्येक माने फोकल लंबाई, जो फोकल लंबाई है जिसको आप फोकस की लंबाई कह सकते हैं माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों अवतल लेंस होंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है फोकस पॉजिटिव होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कह रहा है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। वाहिनी, मूल, सल्क आपको बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए कि ये बात प्याज की कर रहा है, आलू कंद वगैरह की नहीं। तो जब प्याज की बात करेगा तो आप सल्क पत्र याद रखिएगा, तथा ये साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि ये तना के रूपांतरित होने से बनता है, तना के रूपांतरित द्वारा। अब बात करें इसकी गंध, प्याज में जो गंध होती है, क्वेश्चन बनता है वो किसके कारण होती है, तो वो सल्फर के कारण होती है। प्याज में गंध किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा कि प्याज और लहसुन ये लिलिएसी के कुल के जाने जाते हैं। चलिए आइए कुछ बात करते हैं हम लोग गाजर, शलजम, मूली तथा चुकंदर। जब भी बात आपसे गाजर, शलजम, मूली और चुकंदर की बात करेगा तो वो जड़ द्वारा रूपांतरित होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तथा जब आपसे आलू पूछेगा तो आलू तना का जो है रूपांतरण होता है। आइए हल्दी और अदरक के बारे में भी ध्यान रखिएगा। हल्दी और अदरक जो होते हैं वो आपके प्रकंद का रूपांतरण होते हैं, प्रकंद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यह है कि गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होते हैं, आपको बताना है। थर्मल ऊर्जा, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्मल ऊर्जा का जो मापन है, इस गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। चलिए 106 है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा CaOCl2, CaCl2 तथा CaO। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो इसे हम CaOCl2 जानते हैं, CaOCl2। आइए कुछ हम उसके बात करते हैं, कुछ फार्मूला की बात करते हैं। आपको पता होगा जब भी आपसे एक धावन सोडा पूछता है, एक बेकिंग सोडा, तब जो धावन सोडा होता है और एक बेकिंग सोडा होता है। तो धावन सोडा को आप याद रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं कि Na2CO3.H2O कितने, इसमें 10H2O होता है, यानी Na2CO3.10H2O है, इसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं। तथा बेकिंग सोडा याद रखिएगा उसे NaHCO3 कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और धावन सोडा को Na2CO3 10H2O कहते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। 107 है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। मतलब कह रहा है कि बर्फ़ का कितना भाग जो है जब तैरता रहता है पानी में तो कितना ऊपर रहता है, तो उसका 1/10 भाग, यानी 1 भाग ऊपर है तो उसका 10 भाग जो है पानी के नीचे होता है। आई 108 है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। तो आपको बताना ये जो कोयला है ये एक प्रकार का जैव सेल का उदाहरण है। जैव सेल कौन सा है, कोयला। चलिए कोयले की बात करें तो आपको पता होगा इसके मुख्य प्रकार होते हैं आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक होता है पीट। अब बात करें भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तथा सर्वोत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। आइए 109 नंबर देखिएगा। यह है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों। जब चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों की स्थिति में होता है। 110 देखिए कह रहा है पौधे का जो कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए 111 नंबर देखिए कह रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। जो वर्षा का बूंद जो गोलाकार आकृति का होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका किसके, पृष्ठ तनाव के कारण। और किसी ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं है, इस वजह से इसका आंसर होगा ई। आइए 112 देखिएगा। यह है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं। ये जो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं वो मैंगनीन की होती हैं। बात करें मैंगनीन क्या होता है तो मैंगनीन आपका कापर, मैंगनीज तथा निकिल इन तीनों का मिश्रण आपका मैंगनीन के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यही जो है कुंडलियाँ अच्छी होती हैं, अच्छी प्रतिरोध की। आइए 130 नंबर देखिए कह रहा है मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 3 हड्डी एक कान में होती है, 3 हड्डी एक में, यानी कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। अब आइए इसमें आया है तो इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं। मनुष्य में हड्डियों की जो संख्या पूछी जाती है तो वो आप 206 याद रखिएगा। तथा क्वेश्चन पूछता है कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 14 हड्डियाँ होती हैं। अब बात करें रीढ़ की हड्डी में तो 33 हड्डियाँ होती हैं तथा ये इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। तथा पसलियों में आप ध्यान दीजिएगा 12 यानी टोटल 24 जो है पसलियों की संख्या होती है। याद कैसे करेंगे कि बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ, बाहर आ से हो जाएगा आपका 12 और पसली से हो जाएगा पसलियों की संख्या, यानी 12 12 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं 114 है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन श्वसन के दौरान ही तो वो करते हैं, श्वसन के दौरान। इसका सही आंसर यही है। आइए 115 देखिएगा कह रहा पेशी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है। तो वो कंडरा और टेंडन दोनों के द्वारा होती है, यानी इसमें से होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। 116 है कि जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ये किस लिए जाने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए जो है जाने जाते हैं। आई 117 नंबर देखिए कह रहा क्षय रोग किसके कारण होता है। तो जो क्षय रोग जिसे हम टीबी या तपेदिक भी कहते हैं क्षय रोग को, तो क्षय रोग का जो कारण होता है आपसे पूछ रहा है वो होता है आपका कौन सा, ई ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, न प्रोटोजोआ, न प्लाज्मोडियम, न विषाणु, बल्कि जो क्षय रोग होता है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, जीवाणु। अब बात करें कौन से जीवाणु, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप याद रखिएगा, उसके कारण जो है टीबी होता है। चलिए 118 यह है कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। जब दर्पण में आवर्धन पूछेगा, अगर आवर्धन 1 से कम है तभी पीछे के दृश्य को हम लोग देख पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कुछ दृश्यों के बारे में आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछता है कि गाड़ी में साइड मिरर, गाड़ी में साइड मिरर में जो पीछे से आती गाड़ियों को हम लोग देखते हैं उसमें किसका यूज करते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 देखिएगा। यह कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो लाभकारी कीट आपका दीमक, दीमक आपका लाभकारी कीट नहीं होता। बाकी लाख कीट और रेशम कीट ये दोनों हम लोगों के लिए मानव के लिए लाभकारी होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जी इसका देखिएगा। कह रहा कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उस सबसे कम जो है ठोस में, यानी सबसे ज़्यादा गैस में सबसे कम ठोस में होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का यही बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
आइए दोस्तों, इसी के साथ जीएस के क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तथा ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्द तरीके से सॉल्व कराएंगे तथा साथ ही आपको हम मैथ के जो जितने भी 40 क्वेश्चन हैं मैथ रीजनिंग के, इसके सॉल्यूशन के साथ इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें हम डिटेल में थोड़ा बताने में असमर्थ है, क्योंकि बता नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा धीरे धीरे लिखना पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आइए जल्दी से हम वही बात करें, जो क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं तो उनमें आपको हम हिंट दे देंगे। आप हिंट की सहायता से आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम PDF को भी आपको टेलीग्राम में दे देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, करा किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो है अनुपात इतना दिया है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो जब आप इसे सॉल्व करिएगा 60 अंश इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैथ और इसके क्वेश्चन है ये आपको अभी हम सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। इसका PDF हम अभी तुरंत हम उसमें डाल देंगे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे। तो आप इसके क्वेश्चन को देख के इसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन, देखिएगा ये प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसका सोल्यूशन दिया गया है। तो आप अभी इससे काम चला लीजिए। बाकी बहुत जल्द हम लोग पेपर होने के बाद जो है, या पेपर के कुछ समय पहले ही हम इसका एक प्लेलिस्ट बना के आपको अच्छे से समझाएंगे। थोड़ी तबीयत जो है दोस्तों वो ख़राब है, इस वजह से इसका हम जो है सोल्यूशन आपसे आज के वीडियो में नहीं करा रहे हैं। तो आप लोग PDF से देख के ज़रूर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, आप जो भी पॉइंट्स इसमें एडिशनल हम बात किए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे हुए पॉइंट्स हैं। और आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बनाए रखिए। अब वो समय आ गया है कि आप चीज़ों को समेटिए और लुकुर लुकुर कई जगह मत करिए। हमें ये आपसे मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अगर आप लुकुर लुकुर 10 लोगों के साथ करेंगे तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तथा आप अपनी कमियां देख लीजिए, इंसान अपनी असफलताओं से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो आप अपने पुराने एग्जाम में देखिए कि आपने क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आप असफल हुए थे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो गलतियाँ आप इस एग्ज़ाम में मत करिए, क्योंकि 20 दिन का समय बचा है। आप अपने नोट्स को रिवीजन करिए, नया ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। बहुत मन करेगा कि सब पढ़ लेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ध्यान से रहिएगा, पुराने नोट्स रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट दीजिए। यही सफलता का जो है मूल मंत्र है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।